जय श्री राम, जय हिंद, सवाडी खप। भारतीय दूतावास के माननीय पदाधिकारी, थाईलैंड में सक्रिय आज़ाद हिंद फौज और बाल सेना से जुड़े हुए परिवारों के सभी सदस्य, भारत से आए हुए डेलीगेशन और सभी पधारे हुए संस्थाओं के प्रतिनिधि और अतिथिगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नेताजी, आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिए बिना हम स्वतंत्र भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिसमें शौर्य, पराक्रम, साहस और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मबल को बनाए रखने के अद्भुत गुण थे। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में जनमानस का अटूट विश्वास था। नेताजी की ओजस्वी वाणी का ही प्रताप था कि उनके एक संदेश पर देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रोत्साहित होकर मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। देशवासियों के मन में उन्होंने स्वाभिमान और साहस की ऐसी ज्योति प्रज्वलित करी कि सबकी आंखों में भारत को स्वतंत्र देखने का सपना जगमगा उठा। भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से पूर्ण मुक्ति दिलाने के जिस संकल्प के साथ नेताजी चल रहे थे, उनकी वह राह इतनी आसान नहीं थी। अपना सारा जीवन घोर विषमताओं, परेशानियों और अपार कष्टों के बीच उन्होंने गुजारा है। उसकी कल्पना मात्र से हमारा हृदय कांप जाता है। उन्होंने जो विपत्तियां, जो यातनाएं सही है, उसकी अपन कल्पना करते हैं तो अपना हृदय बहुत विचलित होता है। कदम कदम पर यातना और परेशानियों का सामना करते हुए चारों तरफ संकटों से घिरे होने पर भी जिस निडरता और साहस के साथ इस क्रांतिकारी ने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उसके लिए मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। उस समय भारत की पराधीनता और बाद की विपरीत परिस्थितियां के कारण नेताजी के जीवन की बहुत सारी सच्चाइयां हम तक नहीं पहुंच सकी। उनका त्याग, उनका बलिदान, संघर्ष और महानता के अनेक किस्से गर्त में दफन हो गए। उनकी महानता के अनेक किस्से गर्त में दफन हो गए। इतिहास यूं तो अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है, लेकिन बिना इतिहास को जाने हम वर्तमान को नहीं संवार सकते। इसके लिए मैं आपके सामने एक साधारण सा उदाहरण रखना चाहूंगा
जो कि अपने जीवन में रोज चलता है, पर उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसमें भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आपको उसको इतिहास की महत्वता मालूम चल सके। एक उदाहरण है, जब हम वैद्य, चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाते हैं तो रोग को जड़ से दूर करने के लिए डॉक्टर हमेशा पूछता है योर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। आप शायद गौर किया होगा, हमेशा फॉर्म भरवाते हैं, पूछते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। वो भूतकाल आपका पुराना हो गया। और यदि हम डॉक्टर को सही हिस्ट्री बताएंगे, मतलब सच्चाई, गौर कीजिएगा, सच्चाई बताएंगे तो वह सही इलाज कर पाएगा। इसीलिए इतिहास की सही जानकारी आवश्यक है। इसीलिए इतिहास के अंदर आदरणीय महान नेताजी की जो कई उनकी महानताएं जो छुपी रह गई है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। इतिहास का मतलब सिर्फ किसी बिल्डिंग कब बनाई, किसने बनाई, वो याद कर लेना नहीं है। इतिहास हमको बहुत कुछ सिखाता है, प्रेरणा देता है कि हमने उस समय क्या गलती करी, उस गलती के कारण हमको क्या नुकसान भुगतना पड़ा और आगे किसका क्या नुकसान होगा। हमने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करी होगी जिसके कारण हम पराधीन हुए हैं, और उन गलतियों को यदि हम सही नहीं करेंगे तो भविष्य का आज एक अच्छे सुंदर भविष्य का निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो आज समय है कि जो गलतियां हम इतिहास से समझ लें, सीख लें, अपनी महानताएं अपने वीरों की, क्रांतिकारियों से जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से सेवा करी है, उनके बारे में जाने, उनके गुणों को पहचाने, वर्तमान में उसको समझे, और फिर ऐसी गलती ना हो जब भी हम एक सुंदर राष्ट्र की कल्पना और एक सशक्त और एक विश्व गुरु का सपना सोच सकते हैं और उसको साकार कर सकते हैं। मुझे खुशी है हमारे बीच भारत से आए हुए कुछ इतिहासकार हैं जो इस दिशा में सघनता से कार्य कर रहे हैं, ताकि नेताजी से जीवन से जुड़ी अज्ञात जानकारियां को भी हम सब तक पहुंचा सके। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं अपने इस कार्य में आशातीत सफलता मिले। इतिहासकारों को जो वो सत्यता, उनकी महानता की जो खोज कर रहे हैं, जो अपने सामने लाने के लिए, मैं उनको मेरी सद्भावना उनके प्रति है और हार्दिक इच्छा है कि वो उन्हें उसको आशातीत सफलता मिले। हमारा सौभाग्य है कि जिन लोगों ने थाईलैंड में आजाद हिंद फौज और बाल सेना के गठन से लेकर उसके सभी क्रियाकलापों में नेताजी का बढ़ चढ़कर सहयोग किया था, उनके परिवार के सदस्यों के हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनके परिवार के सदस्यों को नमन करता हूं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से जिन्होंने नेताजी को उस समय अपना समर्पण, त्याग और जो सेवा दी थी, उसको मैं वंदन करता हूं। उस समय की विषम परिस्थितियों में भी नेताजी के साथ खड़े रहकर उनके महान साहसी कार्यों में सहयोग देना कोई समर्पित देश प्रेमी ही कर सकता है। कोई समर्पित देश प्रेमी ही कर सकता है। इसके लिए मैं उन सभी को आदरपूर्वक नमन और अंतर्मन से उनका साधुवाद करता हूं। हमारे यहां पधारे हुए उनके परिवारजनों का हृदय से सम्मान करता हूं। महापुरुषों का जीवन सबके लिए प्रेरणा स्रोत होता है। जिस दिन
उनके जीवन के सभी सत्य, उनकी महानता, उनकी विशेषता, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका समर्पण जन जन तक पहुंचेगा। मैं समझता हूं यह उनके प्रति हमारी सच्ची सेवा होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर तुझे कदम बढ़ाए जा। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर तुझे कदम बढ़ाए जा। गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, चलो दिली पुकार के, हमें निशान संभाल के, काफिले पे अच्छा, हमारा मैं शीतल तिवारी हूँ। हमारा बैंकॉक का पैदाइश है और इंडियन आदमी। हमारा सुना है कि बैंकॉक में बैजनाथ तिवारी के नाम से सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं रॉयल होटल में। तो पिताजी मुझसे बोला चलो बैंकॉक चला जाए, रॉयल होटल पर जाकर भाषण सुना जाएगा देश के लिए। वहाँ पर आए, पिताजी से बातचीत हुए, तब तक सुभाष चंद्र बोस कहे जिनको धन देना है तन मन धन से, हमारे पिताजी एक पत्र लिखा और वो सुभाष चंद्र बोस को दिए। सुभाष चंद्र बोस हिंदी नहीं बाँच पाए कि कोई ने हिंदी बाँच कर सुना दिया कि मैं बैजनाथ तिवारी अपना तन और मन और धन जितना है देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हिंदुस्तान आज़ाद हो जा। तो सुभाष चंद्र बोस बोला है ये हिंदी में लिखा है, कोई बाँच दे, तो बाँच कर सुनाए। सुभाष चंद्र बोस सुने। अब बोले वो कौन बैजनाथ तिवारी है? पिताजी बोला मैं ही हूँ, सोनभरी के रहने वाले हैं, हमारी जमीन जायदाद है, उनको हम दे रहे हैं। अब कैंप बनाकर फौज से तैयारी करिए आज़ादी के लिए। यही बात सुना है। So that's a short story. I'm sorry that his memory is slowly fading away. So मैं चाहता हूं दादाजी कुछ बताएं कि नेताजी आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र को भोजन में क्या क्या चीज़ें पसंद थी। वो अधिकतर इनके घर पे रुकते थे, भोजन करते थे, तो वो थोड़ा मैं दादाजी के अपने खुद के श्रीमुख से बताएं, मैं वो चाहता हूँ। हाँ बोलिए, मैं पकड़ रखा। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के कहें कि कितने बैंकॉक से कितना दूर है सोनभरी? पिताजी बोला 150 किलोमीटर है। सुभाष चंद्र जी बोले हैं कि कल हम चलेंगे तुरंत।
कल होने के बाद हम लोग सब पहुंचे अपने घर, तो सुभाष चंद्र बोस करीब 9-10 बजे के टाइम में गाड़ी से पहुंच गए हमारे घर। जमीन देखे, जमीन देखकर 15 मिनट तक सोच समझकर बोले ये पहाड़ के बीच की गुफा के बीच में है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर कैंप बन सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस हम यहाँ कैंप बनाएंगे। बहुत खुश हुए पिताजी और सब भी खुश हुए। वो हमारी माताजी दही हाथ में लेकर आई और सबको हाथ में दिया। सुभाष चंद्र भी हाथ में से लेकर मुख में लगाए और खाए और बैठे, बोले हम कैंप बनाएंगे जरूर इसी जगह। बस और तो कुछ नहीं। Okay, that is some of the stories that you heard from him directly. There are several other stories that you could be listening to in the near future that is being written off on the historical books that is being made, which should come out by middle of next year. Some of you could follow some of this story on the YouTube channel that has been made on him by Doordarshan, on him and my mother. Actually, his whole family joined INA. The family had 3 boys, 1 daughter, which is my mother. The younger boys joined Balaksena. He was not in Balaksena. He directly joined the INA because he was 19 almost. Today he's almost 97. My mother joined Jhansi Rani Regiment with Subhash standing there. He himself said that you're welcome to join it. So she did, and she joined the Jhansi Rani Regiment for 2 full years. She returned from war right after Japan was bombed. Took her 12 days to reach Bangkok. And when they arrived in Bangkok, they all met each other at Thai Bharat. In the old days, Thai Bharat was always known to all the Indian diaspora as the large. हम लोग large में मिलते हो. If you want to meet each other, चलो large में मिलते हो. So even when the war was lost, before the war was lost or any other time, they already made pre-arrangement that if you have to run away from the war, let us meet at the lodge once you get back to Bangkok. And that's how everything was arranged. But then there was another portion of Indian diaspora group called the League, IIL, Indian Independent League. So most of us in Thailand in those days, those Indians who moved into Thailand always made the appointment, either meet each other, milte ho league pe ya milte ho lodge pe. Those were the 2 things. So eventually the 2 groups joined together, as you may know in the history, and it became INA it was the brainchild of Iwachi Fujiwara, who made the 2 join together and became what is known as INA. And this is how all this thing took place in Thailand. And I think all of you here that are Indian diaspora, your grandfather, your father, whoever ever came here first, should be proud of their their forefathers who had struggled for India freedom in those days. And it is also at the behest of Thai government in those days, who supported INA directly but not loudly. It was kept underground most of the time. And for this reason, you never heard much about INA's story in any newspaper, nor in any documents in a film archive or photograph anywhere. Very few are available, but luckily we have managed to dig out. I must say, one very important thing is that there's a professor from Chulalongkorn University called Dr. Savitri Charanpong. She really went through the archive of Thailand. She went through and she dug out a lot of information about INA, Azad Hind, and the Indian freedom movement in Thailand. Professor Surat here from Chulalongkorn is a big hand in that matter too. So I have to give him a credit on this too. Okay. I do not think that Dr. Savitri
realized she had opened up a Pandora box about the Indian freedom. Once we get the permission to print those out in English and Hindi, then I think everyone in India will be surprised, including our great man, Mr. Modi. He will be shocked to hear all these stories about Thailand, how INA took place in Thailand, how it was made here, and how it was dissolved here at Thai Bharat Cultural Lodge again. So it was dissolved by the last president of INA. Mr. Bose gave up his title on the 16th of August 1945 at Thai Bharat and gave up his title to Jagannath Rao Bhonsle, who became the last president of INA for just one day. And he dissolved the INA on the 18th of August 1945. So the birthplace of INA, for you all to understand, was born in Thailand and died in Thailand. But the memory of INA never faded away, even till today. There is a lot of misconception that INA was formed in Singapore, which is all rubbish. The fact is here. Yes, INA was announced formally, the formation of Indian troops that were captured by the Japanese in Singapore, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, in the Southeast Asian region, and they were all gathered up in prisoners of war camp in Singapore. And in February, it was handed over by the general in charge in Singapore, the British general, handed over to Iwachi Fujiwara. On the same day, Iwachi Fujiwara handed it to Captain Mohan Singh, who was cohorting on this matter, cahooting with the Pritam Singh Ji in Thailand 3-4 months earlier. INA was formed here in October 1941, not 1943, as everyone put in history. It's incorrect. It actually was formed, surprisingly, at a Chinese tea shop in Phahurat, out of all places on earth. Anyway, they all met there, all this important organization, INC, Indian National Council, which was headed by Swami Satyanand Puri. And on the other side, Gyani Pritam Singh Ji, the president of IIL, Indian Independent League. They never get along that well between Sardarji and Bengali, because one is Congress, the other side is totally nationalist who wants to fight for freedom and not for peace. Anyway, eventually Iwachi succeeded in getting them together in that Chinese tea shop and convinced every other group of Indians in Thailand to form a very united body called the INA. That's how INA was formed officially for the first time in Bangkok, Thailand. And he started recruiting them in the next following weeks in October, sent them as espionage, spy, and all kind of matters that had to be done, sponsored by the Japanese, paid by the Japanese. And this is how, in December, after the Pearl Harbor was attacked in 1941, the Japanese took on the matter of East Asia Greater Sphere and start invading every Southeast Asian nation that they feel they can take away from the British, with the help of INA soldiers that were trained in Bangkok. They had 8,000 to 10,000 strong, and they did help them to go to Malaysia, captured Padang Besa and so forth, and that's where they took Mohan Singh as a prisoner of war, pretentiously, and eventually they managed to capture Singapore as the last base in February 1942. And then that's how INA came into being formally. But it again wasn't declared until April at Farrell Park, Singapore. This is just a quick brief for you to be proud to know that your forefather in Thailand, everybody, every race, every religion of Indian background was a big part of the INA movement. So I think this history should be told to your next generation, your children, your grandchildren, because some of you sitting here were part of it,
or your father were part of it, or your grandfather, like him here. So that's it. I just want to be brief on this for now, and hopefully you understand. धन्यवाद ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये